नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस रेगुलर आ रही हैं और क्लास जो हमारी हैं वो डेली 9 AM पर आपको क्लास मिल रही है। फ़िलहाल तो अभी ये क्लास हमारी एक स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट बोर्ड की तरीके से चल रही है, लेकिन अभी हम जल्दी ही आपको बोर्ड पर ही पढ़ाएँगे। और स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है खैर फ़िलहाल, लेकिन वाइट बोर्ड पे ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं। चलिए, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास है हमारी गुप्त काल के प्रमुख शासक स्कंदगुप्त। कौन सा? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा। शासनकाल, स्कंदगुप्त का शासनकाल। स्कंदगुप्त के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 455 AD से 467 AD तक रहा। ठीक है, क्योंकि कुमारगुप्त, जो मैंने ये पढ़ाया था आपसे पिछली क्लास में कि कुमारगुप्त और कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त रहा। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 AD से लेकर के 467 AD तक रहा। यानी यह 455 AD से 467 AD तक लगभग कुल मिलाकर के लगभग 12 सालों तक इसने शासन किया। किस पर? उत्तर भारत के गुप्त साम्राज्य पर इसने शासन किया। इसके शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया। अगला पॉइंट क्या है? इसके शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला। जो गुप्त काल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुप्त काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हूणों ने आक्रमण किया। अब इस आक्रमण की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इस आक्रमण की हमें जानकारी मिलती कहाँ से है? जानकारी देखिए, इस आक्रमण की जानकारी मिलती है हमें भीतरी अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख एवं जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी अभिलेख एवं जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जिस समय हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, उस समय इसका नेता, यानी इसका जो शासक था, नेता जो था, उसका नाम था खुसनवाज। क्या नाम था? खुसनवाज। तो खुसनवाज, ठीक है, क्या नाम था इसका? खुसनवाज। ठीक है, चलिए, इसका नाम था खुसनवाज। खुसनवाज के नेतृत्व में हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। और उस समय, जिस समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, यानी गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, उस समय गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था। और इस समय इनका जो नेता था हूणों का, उसका नाम था खुसनवाज। इसको याद रखना ना, ये भी पूछ लिया जाता है। और जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख, और इसके साथ साथ हमें जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है इसके समय की। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त राज्यपाल को नियुक्त किया। यह जानकारी मिलती है हमें। अगला पॉइंट, इसने सौराष्ट्र प्रांत में, कहाँ? सौराष्ट्र, जो इस समय वर्तमान में कहाँ है? ये आपके गुजरात में स्थित है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त। कौन? प्रणदत्त। तो सौराष्ट्र प्रांत में इसने प्रणदत्त राज्यपाल को नियुक्त किया। राज्यपाल को नियुक्त किया। प्रणदत्त राज्यपाल को नियुक्त किया। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जूनागढ़। मैंने ये बताया था आपसे, जूनागढ़ अभिलेख से ही यह हमें जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से। तो जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है कि इसने सौराष्ट्र प्रांत में, जब इसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ,
तो वहाँ पर इसने प्रणदत्त नामक राज्यपाल को नियुक्त किया था। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, जो किसके द्वारा लिखवाया गया था? जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था जो भारत में लिखवाया गया था, संस्कृत भाषा का। और इस पे जो शैली थी वो थी चंपू शैली, जिसमें गद्य और पद्य दोनों के ही अंश मिले थे, याद रखना। चलिए, स्कंदगुप्त की बात करें तो यह शिव का उपासक था, शिव की पूजा करता था, ठीक है। यह शिव भक्त था, यह शिव का उपासक था, ठीक है, शिव का उपासक था। 466 एडी में, ठीक है, इसके शासनकाल में 466 एडी में एक राजदूत, एक चीनी राजदूत सांग के, ठीक है, इसने एक राजदूत एक राजदूत भेजा था इसने चीनी शासक के दरबार में, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा हो गया है, इसको कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। एक राजदूत भेजा था इसने, ठीक है। कौन भेजा था? एक राजदूत चीनी शासक सांग, उसका नाम था सांग के दरबार में भेजा। क्या करने के लिए? यानी मित्रता बढ़ाने के लिए, सांग से मित्रता बढ़ाने के लिए, सांग से मित्रता बढ़ाने के लिए इसने एक चीनी शासक के सांग के दरबार में स्कंदगुप्त ने एक राजदूत भेजा, ठीक है, याद रखना। चलिए, आइए जानते हैं इसके कुछ अभिलेखों के बारे में कि इसने कहाँ से इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इसने क्या उपाधि धारण करी थी। तो स्कंदगुप्त ने देखिए उपाधि धारण करती, और इसने एक उपाधि धारण की। इस उपाधि को हम देख लेते हैं, उपाधि, ठीक है। इसने एक उपाधि धारण करी थी, इसका नाम था सक्रादित्य। इसने सक्रादित्य की उपाधि धारण करी। इसको ध्यान रख लेना, उपाधियाँ बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं गुप्त शासकों से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि गुप्त वंश के शासकों ने अनेक प्रकार की भारी उपाधियाँ धारण करी। तो उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें पूछ ली जाती हैं। चलिए, इसके अभिलेख यानी स्कंदगुप्त के अभिलेख, स्कंदगुप्त के अभिलेख, ठीक है। स्कंदगुप्त के अभिलेख कौन कौन से हैं देखिए। चलिए, अभिलेखों की बात करें तो एक है आपके जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? जूनागढ़, अभी मैंने बताया था जूनागढ़, ठीक है। हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, जिसका नेता कौन था? खुशनवाज। और इसी के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था, खुशनवाज ने भारत पर आक्रमण किया, यानी हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था पहली बार, ठीक है। चलिए, तो खुशनवाज, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है यह, सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, यह सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है, ठीक है। शक शासक रुद्रदामन ने इसका निर्माण करवाया था। शक शासक रुद्रदामन ने इसका निर्माण करवाया। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और यह गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है, याद रखना इसको, ठीक है, जूनागढ़। दूसरा जो अभिलेख है वो है इंदौर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा इंदौर, और इंदौर दिमाग में आपके आ रहा होगा इस समय मध्य प्रदेश, लेकिन ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हमारे ही ज़िले में स्थित है। इसका नाम है बुलंदशहर, ठीक है। तो यह कहाँ स्थित है? यह बुलंदशहर में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर
जिसे प्राचीन काल में बरन के नाम से जाना जाता था, बुलंदशहर में स्थित है। बुलंदशहर में स्थित है यानी इंदौर, ये वर्तमान में सिकंदराबाद के पास में पड़ता है इंदौर, और यहीं पर है बुलंदशहर ज़िले के इंदौर में पड़ता है ये, ठीक है। सिकंदराबाद के पास इंदौर है, इसमें स्थित है। यह सूर्य पूजा व दान के बारे में बताता है। इसमें जानकारी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है कि इसमें सूर्य पूजा, ठीक है, सूर्य पूजा व गुप्तों के द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है, और इनके द्वारा की गई सूर्य की पूजा के बारे में जानकारी मिलती है इस अभिलेख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभिलेख की बात करें तो यह है भीतरी अभिलेख। कौन सा है, भीतरी अभिलेख। और अभिलेख भी पूछ लिए जाते हैं, इनको ध्यान रखना, और मैं साथ साथ बताता भी चल रहा हूँ। चलिए भीतरी अभिलेख की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, यूपी के गाजीपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इसमें जानकारी हमें क्या मिलती है, इससे जानकारी मिलती है, ठीक है, इसमें जानकारी क्या मिलती है गुप्त काल की, तो इसमें पुष्यमित्र व हूणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध, ठीक है। पुष्यमित्र जाति, ठीक है, पुष्यमित्र जाति एवं हूणों के साथ, ठीक है, स्कंदगुप्त का युद्ध, गुप्त का युद्ध, इसकी जानकारी मिलती है हमें यहाँ से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो अगला जो आता है, अगला है आपके, इसका नाम है कहोम, अहोम नहीं कहोम, ठीक है। अहोम की बात करें तो अहोम यहाँ ये कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। यह गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में स्थित है। यह गोरखपुर में स्थित है। इसमें गुप्तों की वंशावली का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये जो लेख लिखे हुए हैं, इन्हीं लेखों पर गुप्तों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। यहीं पर आगे है सूपिया, ठीक है। कौन सा, अगला जो अभिलेख है वो है सूपिया अभिलेख, ठीक है। अगला अभिलेख कौन सा है, सूपिया अभिलेख। चलिए यह इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश के, यह यूपी के इलाहाबाद, में स्थित है। यह यूपी के इलाहाबाद में स्थित है। स्कंदगुप्त के काल का अंतिम अभिलेख है ये, ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है। यह स्कंदगुप्त के काल का अंतिम अभिलेख है। क्या है, अंतिम अभिलेख है। यह स्कंदगुप्त के काल का अंतिम अभिलेख है, याद रखना, ठीक है। चलिए तो ये अंतिम अभिलेख है, इसका नाम क्या है, सूपिया अभिलेख, और सूपिया अभिलेख स्कंदगुप्त के काल का अंतिम अभिलेख है, इसने लिखवाया था। चलिए इसके सिक्कों को देख लेते हैं, इसके शासनकाल में चलने वाले प्रमुख सिक्के कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए सिक्के भी इम्पोर्टेंट हैं, सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। सिक्के देखिए, इसने वृषभ शैली के नए सिक्कों का प्रचलन किया। अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखना, ठीक है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्कों का प्रचलन किया, ठीक है। वृषभ शैली मतलब इस पर बैल की आकृति, इस तरीके की आकृति बने हुए सिक्कों का इसने प्रचलन किया था। अगर ये पूछा जाए आपसे कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह शासक कौन सा है जिसके सिक्कों पर
वृषभ शैली यानी वृषभ शैली का अंकन मिलता है, बैल की आकृति का अंकन मिलता है, वो है आपके स्कंदगुप्त। अगर ये पूछा जाए कि वह कौन सा शासक है गुप्त वंश का जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, तो उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में, ठीक है, बीड़ा बजाते हुए सिक्के चले हैं, तो वो है आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब जो परिवर्ती गुप्त शासकों के बारे में बात करेंगे, केवल एक क्लास और आएगी, उसके बाद गुप्त वंश समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत। चलिए नमस्कार।